नमस्कार बच्चों, बोर्ड एक्सप्रेस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट समझ में आ रहा हो और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं सबसे पहले आज बात करूँगा कि कुछ बच्चों ने हमसे कहा था कि सर निर्देशांक ज्यामिति में जो आपने विभाजन सूत्र बताया वो हम लोगों को नहीं समझ में आया, कि हम लोग नहीं थे, उस क्लास को मिस कर गए, इसलिए आप उसका एक वीडियो बना करके डाल दीजिए। तो मैं आप लोगों को विभाजन सूत्र पढ़ाने का सबसे पहले हम जानेंगे कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र को समझने के लिए देखिए जानते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है। बिंदु A का निर्देशांक xy1 हो गया, x1 y1, और बिंदु B का निर्देशांक हो गया x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा AB है, इस रेखा पर कोई एक बिंदु P ले लिया गया, ठीक ना, बिंदु P ले लिया गया। तो हमें यह बताना है कि बिंदु P AB को दो भागों में बांटेगा। अब यह भाग किस अनुपात में विभाजित है, यही अनुपात ज्ञात करना विभाजन सूत्र कहलाता है। या अगर यह मान लीजिए कि M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है, हमने ले लिया कि जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड AB थी, उस रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P है जो AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। ये भी हो सकता है कि रेखाखंड AB को मिलाने वाले A और B को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, रेखाखंड AB पर अगर कोई बिंदु P है तो वह इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, या अगर M1 M2 के अनुपात में विभाजित है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है, यह ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम विभाजन सूत्र को समझते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया होगा, जब हम निर्देशांक ज्यामिति का पहला चैप्टर और दूरी सूत्र समझाया होगा, उसी समय मैं निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को इस कार्तीय तल के बारे में बताया कि जो भूमि की ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y अक्ष कहते हैं, ठीक ना। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों रेखा है, यानी x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार यह बिंदु O जो है मूल बिंदु हो, ठीक ना, ये मूल बिंदु हो गया। अगर निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमने बताया होगा कि 0 0 होता है। इससे दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। अब देखो, जो ये हो गया x अक्ष और y अक्ष, और हम लोगों ने क्या लिया है, प्रथम चतुर्थांश को लिया है। तो मान लीजिए कि इसमें जो कल्पना किया गया था कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो बिंदु A और B को जब मिलाया गया तो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P है जो उसे M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान रखेंगे कि जो रेखाखंड AB है, उस रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P है जो उसे M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है।
तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सम्मुख अक्ष से तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए। ध्यान रखेंगे तीनों बिंदुओं को मैंने कहा कि सम्मुख अक्षों से मिलाया जाए। ठीक है, इसके बाद नहीं हो गया। अब ध्यान दें, जब बिंदु A को देखिए x अक्ष से मिलाया गया तो बिंदु का x अक्ष x1 हुआ और y अक्ष पर मिलाया गया तो ये y1 होगा ना। अब बिंदु B पर x अक्ष x2 और y अक्ष y2 हो गया। और मैंने क्या बताया, P के लिए x और y ना, तब P का क्या है x और y। ये ध्यान रखिए। इस तरह से हम लोग अपना जो है कार्तीय तल पर एक आकृति बनाएंगे। और इस प्रकार देखिए हमने दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होता है, दो त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि C और D भी नाम दिया जा सकता है। और इस प्रकार जो है कि अब सब कुछ हो गया, समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि हमें यही निकालना है कि इन दोनों का निर्देशांक क्या है। जो चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं। अब देखिए, त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में अगर AC देखा जाए तो AC ध्यान रखेंगे। अब AC क्या है तो देखिए, AC की बात छोड़ो, पहले C देखते हैं। ये बिंदु कितना हो गया x, इसकी बीच की दूरी क्या है x। या कोई भी दूरी देखी जाएगी, जैसे ये x1 है तो x1 का मतलब क्या, 0 से लेकर x1 की दूरी, x क्या है 0 से लेकर x की दूरी। तो ये हो गया x1 का मतलब इतना दूरी और x का मतलब ये दूरी। लेकिन हमें AC चाहिए, इतना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा जो x होगा इसमें से हम x1 को यहाँ तक, x1 है ना, इसको घटा देते हैं तो हमें क्या मिला, AC मिल जाएगा। तो AC बराबर क्या हो गया, ax माइनस x। उसी तरह PC बराबर, अब देखिए PC ये है, समझिएगा। तो PC का मतलब कि y से लेकर के यहाँ और ये यहाँ तक हुआ ना। लेकिन PC तो हमारा इतना ही इतना है। तो PC को ज्ञात करने के लिए क्या किया मैंने, y में से y1 को घटा दिया, y माइनस y1 को घटा दिया। और AP की बात करें तो AP तो आप लोग देख रहे हैं क्या है, M1 है। उसी प्रकार त्रिभुज PBD में, ध्यान रखेंगे क्या है, PBD में, त्रिभुज PBD में PD बराबर। तो PD बराबर अब तो समझ में आ गई होगी कि PD का मतलब क्या हुआ कि पहले आते हम लोग x2 यहाँ तक हुआ, लेकिन PD हमको इतना ही चाहिए। x2 में से हमने क्या किया, ये x को घटा दिया, x2 में से क्या किया, x को घटा दिया तो PD बच गया। तो PD के जगह मैंने क्या लिखा, x2 माइनस x। उसी तरह BD को ध्यान दीजिएगा। अब BD की बात करें तो BD देखिए, यहाँ तक की दूरी है
और ये वहाँ तक। हमको BD इतना ही चाहिए ना, ये चाहिए ना, तो हमने क्या किया, Y2 में से Y को घटा दिया तो आ गया नहीं BD, तो Y2 माइनस Y। और इसके बाद अगर हम लोग BP की बात करें या PB की बात करें तो वो तो M2 है, ये है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जहाँ दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान कर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया। बात समझ में आ गई कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को लिख लिया गया। अब दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को लिखने के बाद हमने क्या देखा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PBD, दोनों त्रिभुजों में मैंने क्या देखा कि कोण C बराबर है कोण D का, क्योंकि यह 90 डिग्री है। यहाँ तो समकोण बन रहा है ना, तो दोनों का कोण बराबर हो गया, दोनों 90 डिग्री का कोण हो गया। और ये वाला कोण देखेंगे, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P क्यों बराबर है, यह संगत कोण है। क्यों बराबर है, यह संगत कोण है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिष्ठित करती है तो संगत कोण समान होते हैं। और उसी तरह से कोण P बराबर कोण B हो जाएगा, कोण P बराबर कोण B, ये भी संगत कोण है। तो हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान है, अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक है और समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज PBD AAA समरूपता। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग पढ़े होंगे, जब सब त्रिभुज की समरूपता का नियम पढ़े हैं तो वहाँ हम लोग पढ़े होंगे कि जब दो त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी सभी संगत कोण समान होते हैं और सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AC बटा PD बराबर PC बटा BD बराबर AP बटा PB, यानी ये इसका संगत है, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है। तो मैंने इस तरह से जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब जब त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो गई तो अभी ने का मान हम लोगों को मालूम है, ये ध्यान दीजिएगा, AC कितना है x माइनस x1 बटा PD कितना है PD x2 माइनस x बराबर PC देखेंगे y माइनस y1 बटा BD कितना है y2 माइनस y बराबर AP कितना है m1 बटा PB कितना है या BP। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, ये जो मान हमने लिखा था उस मान को बैठा दिया गया, ठीक है ना। और मान को बैठा देने के बाद क्या करेंगे, ये तीनों आपस में बराबर है तो किन्हीं दो को लेकर के हल किया जा सकता है। अगर तीनों आपस में बराबर है तो कोई दो को बराबर हम कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने सबसे पहले इन दोनों को बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x इक्वल टू m1 बाई m2। अब बाई क्रॉस मल्टीपल, यानी हम लोग अपनी भाषा में कहें तो तिरछा तिरछे गुना कर दिया जाएगा। तो गुना करेंगे तो देखो m1 से x2 में गुना किया तो m1 x2 माइनस m1 x हो गया ना। m1 से x2 में गुना किया m1 x2, m1 से x में गुना किया माइनस m1 x बराबर m2 से x में गुना किया m2 x माइनस m2 x1। ये गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक ना। जब गुना करने पर प्राप्त हुआ तो क्या किया जाएगा कि पहले हम देखेंगे कि सजातीय एक तरफ कर दिया जाएगा। जैसे इसमें सजाती केवल x वाला दिख रहा है तो x वाला को एक तरफ बाकी एक तरफ कर, तो क्या करेंगे m1 x2 इधर माइनस m2 x1 है उसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस m2 x1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए अब m2 x है m2
एक्स, इधर माइनस m1x इधर आएगा तो प्लस m1x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये इसको एक तरफ करने से क्या हुआ, इसमें हम देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। तो लिखते हैं m1x2 प्लस m2x1 m2x1 बराबर, इसमें से m कॉमन हो गया, x कॉमन हुआ तो m1 प्लस m2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? आगे पीछे m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी। देखिए इसको जो करते हैं लिख दिया मैंने। अब क्या किया, इन दोनों में हमने देखा कि x कॉमन करने लायक था, x को कॉमन किया तो प्राप्त हुआ m1/m2। अब थोड़ा सा ध्यान, अब x को छोड़ करके इसको इस तरफ लाए तो क्या है, गुणा के चिन्ह है, मल्टीपल है। जब गुणा के चिन्ह है बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये इधर आकर के बटा में हो जाएगा, यानी कि m1x2 प्लस m2x1 अब बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2 अब बराबर का बच गया x, या इसको कहें हम कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से x बराबर m1 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, यह एक सूत्र प्राप्त। ठीक, अब यही काम हम करेंगे इन दोनों, ठीक ना। क्या होगा कि y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर m1 बटा m2, यही है ना। अब m1 से y2 में गुणा करेंगे तो m1 y2 माइनस m1y हो गया, अब बराबर m2 से y में गुणा करेंगे तो m2y माइनस m2y1 हो जाएगा ना। जब ये हो गया तब फिर इसी तरह से एक जाति को अर्थात y को एक तरफ कर दूंगा, बाकी ये y1 y2 एक तरफ हो जाएगा। तो m1 y2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस m2y1 बराबर m2y है, m2y इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस m1y। ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें से y कॉमन हो जाएगा ना, इसको जो कहते हैं लिखते हैं m1y2 प्लस m2y1 बराबर y कॉमन कर दिया, क्या बच गया m1 प्लस m2, यही ना बचा, और इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि m1y2 प्लस m2y1 अब बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर y, या इसको फिर उसी तरह से लिख लिया जाए कि y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से विभाजन सूत्र हमें क्या प्राप्त हुआ, तो विभाजन सूत्र हमें मिला x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो यही विभाजन सूत्र है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो तो एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और इसको आप लोग अपने कॉपी पर बढ़िया से फेयर करके उतार लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए ये जो दो सूत्र हुआ, हमें x और y ज्ञात करने का सूत्र हो गया, इसी से अनुपात भी निकाला जा सकता है। आगे कल एक वीडियो में एक मैथ लेकर के बना करके आप लोगों को डाल दूंगा। आज इसी से हम लोग मध्य बिंदु के लिए सूत्र निकालेंगे कि जब हमें मध्य बिंदु का निकालना होगा, अर्थात दो बराबर भागों में बांटेंगे तब क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि AB बराबर होगा
बीपी की, एपी बराबर होगा बीपी की। इसका मतलब यह हुआ कि M1 अनुपात M2 बराबर 1:1, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो 1:1 हो गया, तब x बराबर, सूत्र देखिए M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। सूत्र तो यही कहता है कि M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें M1 के जगह पर क्या है, 1 है, इंटू x2 प्लस M2 के जगह भी 1 है, इंटू x1, अब बटा M1 भी 1 M2 भी। अब गुना करेंगे तो x2 प्लस x1, 1 से तो गुना होगा उतना ही हो जाएगा, अब बटा 1 1 2, या इसको हम लोग यह भी कहें कि x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। तो मध्य बिंदु का जब हमें ज्ञात करना होगा तो मध्य बिंदु के लिए हम डायरेक्टली इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब मान लीजिए कि दे दिया कोई प्रश्न कि बिंदु A और B के मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो मान लीजिए कि दे दिया कि A का निर्देशांक का कि बिंदु A 3,4 है और B 4,3 है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तब हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है ना। उसी तरह y के लिए ध्यान रखेंगे, सूत्र यही होगा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। क्रियाएं ठीक उसी तरह से हो जाएगी, समझ में आ रहा है। देखिए M1 के जगह 1 गुना y2 प्लस M2 के जगह 1 गुना y1 बटा 1 जो, अब गुना किया तो क्या हुआ, y2 प्लस y1 बाई 2, या ये कहा जाए कि y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया मध्य बिंदु का। समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। जय हिंद, और ध्यान रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।